ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। दिन की हर बड़ी खबर के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से करेंगे चर्चा। नागपुर हिंसा की तस्वीरें आप बीते 24 घंटों से देख रहे हैं, लेकिन हिंसा के दृश्यों में साजिश के कितने सबूत छिपे हैं वो हम डिकोड करेंगे। क्या नागपुर हिंसा के पीछे नेताओं के नफरती बयान जिम्मेदार है? क्या औरंगजेब के नाम पर हिंसा की आड़ में कोई सियासी प्रयोग हो रहा है? इसका विश्लेषण भी आपके लिए होगा। क्या सीएम के शहर को सोची समझी साजिश के तहत हिंसा के लिए चुना गया? सरकार क्यों कह रही है कि यह सुनियोजित साजिश है? ये खबर भी आपके सामने होगी। और हर दिन की तरह रात 8:30 बजे होगी स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें आज हम आपको दिखाएंगे नागपुर के नासूर। आज शो के फर्स्ट हाफ में हम नागपुर हिंसा की ही बात करने वाले हैं, क्योंकि आज पूरे देश में इस खबर के अलावा किसी दूसरी खबर की उतनी चर्चा नहीं है। आखिरकार जिसका डर था वही हुआ। औरंगजेब ने लोगों को आपस में लड़ा दिया। औरंगजेब और उसकी कब्र से जुड़े विवाद ने ऐसी चिंगारी भड़काई जिसने नागपुर में हिंसा की लपटें उठा दी। नेताओं ने बयानों के जरिए इस चिंगारी को हवा देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। नतीजा नागपुर हिंसा और उपद्रव की शक्ल में पूरा देश देख रहा है। आज हम आपको नागपुर हिंसा से जुड़ा हर एक दृश्य, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ एक एक सबूत, साजिश का हर एक एंगल, नकाबपोश उपद्रवियों की हकीकत, सब कुछ अगले आधे घंटे में विस्तार से दिखाने वाले हैं। इसके अलावा रात के अंधेरे में भड़की हिंसा से लेकर सुबह के उजाले में शांति तक नागपुर ने कैसे करवट ली है, इसकी पूरी ग्राउंड रिपोर्ट भी आपके सामने होगी। यही नहीं, उन सवालों की लिस्ट भी हम आपके सामने रखेंगे जो महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। वो कौन से नेता हैं जिन पर उपद्रवियों को उकसाने के आरोप लग रहे हैं? सबको करेंगे बेपर्दा, लेकिन सबसे पहले आपको नागपुर हिंसा की टाइमलाइन दिखाते हैं। हिंसा की शुरुआत कहां से और कैसे हुई? कैसे एक अफवाह ने देखते ही देखते नागपुर को हिंसा की साजिश का सेंटर बना दिया। ऐसा कर रही है पब्लिक पे। नागपुर हिंसा के कई वीडियो और सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। ये सीसीटीवी वीडियो 17 मार्च रात 8 बजे के बाद का है। उपद्रवियों की भीड़ सड़क से गुजर रही है, सड़क पर खड़ी कारों और दोपहिया वाहनों में तोड़फोड़ कर रही है। रात 8:05 का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें अलग एंगल से उपद्रवियों की भीड़ कारों पर पत्थर बरसा रही है। इसी फुटेज में एक उपद्रवी धारदार हथियार ले जाता दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे आसपास के कई इलाकों में हिंसा फैलती जाती है। ये वीडियो 9:17 का है, जिसमें उपद्रवियों की भारी भीड़ सड़क पर भागती नजर आ रही है। हिंसा वाले इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों में घटना के सारे सबूत रिकॉर्ड हैं। ये सीसीटीवी वीडियो 9:33 का है, जिसमें कुछ उपद्रवी घर के बाहर खड़ी कार पर लाठी डंडे बरसा रहे हैं। हालांकि कुछ देर बाद कुछ पुलिसकर्मी वीडियो में दिखते हैं और हिंसा करने वाले लोग यहां से भाग जाते हैं। सीसीटीवी फुटेज के अलावा हिंसा और आगजनी की कई और वीडियो भी पुलिस के हाथ लगे हैं, जिनके आधार पर उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। इसमें हमने पूरी कार्रवाई में लगभग 50 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट किया है और ताबे में लिया है और उनके ऊपर आगे कार्रवाई चल रही है। अभी तक जो है 5 FIRs हुई हैं और 5 में ही गिरफ्तारियों का सिलसिला चल रहा है। अब सवाल है कि हिंसा की शुरुआत कैसे हुई। हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर ने पुलिस रिपोर्ट के आधार पर जो जानकारी हमारे साथ शेयर की है, उसके मुताबिक हिंसा वाले दिन 3 घटनाओं का जिक्र है। पहली घटना अग्रसेन चौक पर सुबह करीब 11 बजे हुई, जहां 2 पक्षों के लोग आमने सामने आ गए। पत्थरबाजी होने लगी, बाइक और गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई, एक युवक घायल हुआ। इसी जगह पर आधे घंटे बाद सुबह 11:30 बजे रजा खान नाम के 18 साल के युवक के सिर पर किसी ने हमला किया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया। तीसरी घटना विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के आंदोलन की है। हिंसा की टाइमलाइन के कुछ वीडियो भी सामने आए हैं। ये वीडियो उस वक्त का है जब VHP और बजरंग दल के प्रदर्शनकारियों ने औरंगजेब की कब्र हटाने का नारा देकर प्रतीकात्मक कब्र जलाकर आंदोलन किया। इस दौरान कब्र के साथ हरे रंग का एक कपड़ा जलाया गया, जिसको लेकर अफवाह फैल गई। इसके बाद शिवाजी प्रतिमा के आसपास दोनों पक्षों के लोगों का आमना सामना हुआ। चौराहे पर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया। यहीं से हिंसा की चिंगारी आग की लपटों में तब्दील हो गई और देखते ही देखते
महाल, मोमिनपुरा, हंसापुरी लाइन में हिंसा उपद्रव होने लगा। नागपुर सेंट्रल से बीजेपी विधायक प्रवीण दटके का आरोप है कि हिंसा के बाद बार बार बुलाए जाने पर भी पुलिस काफी देर से पहुंची। दो समाज, मुस्लिम और हिंदू बस्तियां जुड़ के है, वहाँ ज्यादा टेंशन होता है, वहाँ पहले पुलिस पहुंचती है। इस बार सबसे लास्ट में पुलिस वहां पहुंची और वहाँ 2-2 घंटे लोगों के फोन नहीं उठा रहे आप। इसलिए मुझे पुलिस की भूमिका पे लोगों के कहने के बाद संशय है, और जो इसमें दोषी होगा, यदि तहसील पुलिस स्टेशन के पीआई इसमें दोषी होंगे तो उन पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसी मेरी मांग रही। आरोप ये भी लग रहा है कि हिंसा के पीछे सुनियोजित साजिश थी। उपद्रवी एक ट्रक में पत्थर भर कर लाए थे। गौर करने वाली बात यह भी है कि दिन में हुई झड़पों के बाद रात करीब 8 बजे से हिंसा की तेज शुरुआत हुई थी। इसके बाद यह सिलसिला रात के करीब 12 बजे तक यानी 5 से 6 घंटे तक चलता रहा। सवाल यह है कि मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र होने के बावजूद पुलिस प्रशासन ने इस पर काबू पाने में इतनी देर क्यों लगाई। नागपुर हिंसा को लेकर महाराष्ट्र पुलिस भी सवालों के कटघरे में है। खुद स्थानीय बीजेपी विधायक प्रवीण दटके पुलिस पर ही गंभीर लापरवाही का आरोप लगा रहा है और सवाल उठा रहा है, क्यों नागरिकों के बार बार बुलाने पर भी पुलिस नहीं पहुंची? क्या पुलिस ने हालात की संवेदनशीलता का सही से अंदाजा नहीं लगाया? जब दिन में 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ था, बावजूद इसके इलाके में सुरक्षा क्यों नहीं बढ़ाई गई? सीएम का गृह क्षेत्र होने के बाद भी हालात कंट्रोल करने में इतना वक्त क्यों लग गया? वीएचपी और बजरंग दल ने पहले ही विरोध प्रदर्शन का कॉल दिया था। क्या पुलिस को इस तरह की हिंसा का कोई इनपुट नहीं मिला था? स्थानीय विधायक प्रवीण दटके ने सीएम फडणवीस से पुलिस लापरवाही की जांच कराने की मांग की है। साथ ही दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेने की भी अपील की है। इस बीच हमारे संवाददाता मृत्युंजय सिंह ने हिंसा वाले इलाकों से ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है। ये रिपोर्ट बताती है कि कैसे चुन चुनकर दुकानों और घरों को टारगेट किया गया। रात की हिंसा के बाद सुबह इलाके में तबाही का कैसा मंजर दिखा, ये भी देखिए। उपद्रवी आए और कुछ ही देर में नागपुर के महाल इलाके की तस्वीर बदल गई। नागपुर में हुई हिंसा के बाद पुलिस ने हालात पर तो काबू पा लिया, लेकिन जितनी देर भीड़ पत्थर बरसाती रही, तोड़फोड़ करती रही, लोगों की सांसें थमी रही। रात के बाद जब सुबह का उजाला हुआ तो चारों तरफ हिंसा के सबूत बिखरे पड़े थे। सीसीटीवी मशीन यहाँ पर तोड़ी गई है, यानी कि सबसे पहले जहाँ सबूत इकट्ठा हो ऐसी चीज़ को ही नष्ट कर दो। जिन दुकानों के बाहर सीसीटीवी लगे हुए थे उन्हें पहले तोड़ दिया गया और फिर जरा इस तस्वीर को देखिए। इस प्रकार से आगजनी की गई, दर्जनों गाड़ियाँ जला दी गई। जिनके घरों के बाहर गाड़ियाँ खड़ी थी, कार खड़ी थी, उन्हें नुकसान पहुँचाया गया, पत्थरबाजी की गई, जलाया गया। ये घर आपको सामने नजर आएगा। उस घर के ठीक बाहर आप कल्पना कीजिए कि घर के दरवाजे पर इस प्रकार से अगर आगजनी हो जाए, गाड़ी पर आग लगा दी जाए, तो घर के अंदर जो लोग फंसे हुए हैं उनकी हालत क्या हो रही होगी। ऐसा लग रहा था जैसे उपद्रवियों का हर सड़क पर कब्जा हो गया था। पत्थर अब भी जहां तहां पड़े हैं। लोगों ने खुद बताया कि उपद्रवी जान लेने पर उतारू थे। महाल, मोमिनपुरा, हंसापुरी, हर जगह ऐसे ही हालात थे। हम लोग घर पे खाना खाने बैठे रहे थे, उतने पे पूरा हमला हुआ। हम लोग बाहर निकल के देखे तो गाड़ी जला दिए थे। हम निकले तो हमारे ऊपर पत्थरबाजी हो गई। हम दरवाजा बंद करके अंदर चले गए। पुलिस को फ़ोन किए, पुलिस को हमने नहीं, पूरे मोहल्ले के लोगों ने 4-4, 5-5 बार फ़ोन किए, लेकिन पुलिस आई जब पूरे पिक्चर खत्म हो गई। नागपुर की सड़कों पर तांडव कर रहे उन उपद्रवियों का एक ही मकसद था, जो सामने आए उसे खत्म कर दो। उपद्रवियों ने न गाड़ियों को बख्शा, न लोगों के घरों को और न पुलिस अधिकारियों को। एक पुलिसकर्मी जो डीसीपी साहब है उन पे कुराड़ी से वार किया गया, उनको कुराड़ी से मारा गया, उनको तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। हमारे जो कार्यकर्ता है हमारे यहाँ के, उन्होंने उनको अस्पताल लेके गए। उपद्रवियों ने डीसीपी निकेतन कदम पर हमला किया था, जिसमें वो गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे।
मॉब था, उसमें बहुत ज़्यादा एंटी सोशल एलिमेंट्स थे। उन्होंने स्टोन पेल्टिंग की, वो विथ वेपन्स थे, उनके पास पेट्रोल की बॉटल्स भी थी। उन्होंने बहुत जगह पे व्हीकल्स को भी आग लगाई है और कुछ घरों की भी तोड़फोड़ की है उन्होंने। तो उस टाइम पे हम जब क्राउड को कंट्रोल कर रहे थे, डिस्पर्स करने का प्रयास कर रहे थे और छोटी छोटी लेन से, कंजेस्टेड लेन से उसके अंदर जा रहे थे, उस टाइम पे हमारी एक टीम ट्रैप हो गई थी और 100 लोग जो क्राउड था एंटी सोशल एलिमेंट्स का, वो वहाँ पे थे। तो इट वाज अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन, कुछ भी हो सकता था। सिर्फ इलाके का नाम बदल रहा है, लेकिन तस्वीर एक जैसी है। रात के अंधेरे में उपद्रवियों ने कैसे इन इलाकों को हाईजैक कर लिया था, लोग बताते हुए भी डर रहे हैं। हम लोग तो घर में खाना खा रहे थे, भड़ाभड़ वहाँ उधर से आवाज आई। हम लोग सोचे कि क्या हो रहा करके देखते, तो उतनी देर में तो उन लोग ने गाड़ियाँ जला दिए, ये अंगार लगा दिए, इधर लगा दिए। इतना हॉरिबल कंडीशन था कि हम लोग हमारे घर में ही डर रहे थे, सभी महिलाएं हमारे घर में ही डर रहे थे। गाड़ियों को ही नहीं तोड़ा, बल्कि सबूत पिटाने के लिए सीसीटीवी को भी तोड़ दिया गया। उपद्रवी हथियार से लैस होकर पहुंचे थे। मौके पर पड़ा ये चाकू इसका सबूत है कि उनका मकसद सिर्फ खून बहाना था। आपको एक धारदार चाकू भी नजर आएगा वहां पर। चाकू तक यहां पर अभी भी पड़ा हुआ है, जो कि जिसकी सूचना पुलिस को दी गई है। पुलिस आकर इसे अपने कब्जे में लेगी। कल शाम तक ये क्लिनिक था, लोग इलाज कराने आते थे, लेकिन अब यहाँ सिर्फ दंगे के निशान हैं। उपद्रवी दुकान का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे और सब कुछ तहस नहस करके फरार हो गए। इस तरह से चीज़ें फैली हुई हैं कि मानो ये यहाँ पर बाढ़ आया था या फिर यहाँ कौन सी आपदा आई थी। पूरे सामान तितर बितर कर दिए, बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ पर पहुँचा और क्षति पहुँचाई गई। यहाँ पर काम करने वाले, यहाँ पर रहने वाले जो क्लिनिक में काम करते हैं, यहाँ से भागकर उन्होंने जान बचाई। नागपुर में पथराव और आगजनी के बाद हालात काबू में हैं। इसके अलावा शहर में धारा 163 लागू है। फिलहाल नागपुर के चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात है। हिंसा में शामिल गुनहगारों की धरपकड़ हो रही है। इस बीच नागपुर हिंसा को लेकर विपक्ष ने नेता सीएम फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और बीजेपी नेताओं के बयानों को भी जिम्मेदार ठहराया है। आपको याद भी होगा कि इनकी ओर से किस तरह के बयान दिए गए थे। आरोप है कि सीएम फडणवीस की तरफ से औरंगजेब विवाद को लेकर उकसावे वाले बयान दिए गए। विपक्ष का आरोप यह भी है कि सीएम फडणवीस ने 1 या 2 बार नहीं बल्कि 3 बार औरंगजेब को लेकर भड़काऊ बयानबाजी की। आरोप तो ये भी है कि डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने भी औरंगजेब पर बयानों से एक पक्ष के खिलाफ माहौल बनाया। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतीश राणे पर भी औरंगजेब की कब्र तोड़ने के लिए लोगों को उकसाने का आरोप लगाया जा रहा है। विपक्ष की दलील है कि इतने संवेदनशील मुद्दे पर उकसावे वाले बयानों ने ही हिंसा भड़काने का काम किया। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि नागपुर की घटना महाराष्ट्र सरकार की नाकामी है। पिछले कई दिनों से लगातार माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही थी। वंचित बहुजन अघाड़ी के नेता प्रकाश आंबेडकर ने भी बीजेपी नेताओं और मंत्रियों पर समाज में नफरत फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने एक्स हैंडल पर किसी का नाम लिए बिना लिखा है कि महाराष्ट्र का एक विशैला मंत्री सरेआम समाज में नफरत फैलाने और बांटने का काम कर रहा है। कुछ ऐसे ही आरोप कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी लगाए हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस, जिनके पास गृह विभाग भी है, वो नागपुर में भड़की सांप्रदायिक हिंसा का जिम्मेदार हाल ही में रिलीज हुई फिल्म छावा को बता रहे हैं। तो आप सत्ता में झुंझुना बजाने के लिए बैठे हैं क्या, या जब वक्त मिले तो खुद ही नफरती भाषण देकर माहौल बिगाड़ने के लिए? कानून व्यवस्था आपकी जिम्मेदारी है, याद है या फिर भूल गए? एक तरफ विपक्ष हिंसा के लिए बीजेपी नेताओं के उकसावे वाले बयानों को वजह बता रहा है, दूसरी ओर नीतीश राणे जैसे मंत्री हैं कि भड़काऊ बयानों से बाज ही नहीं आ रहे। उन्होंने एक बार फिर पाकिस्तान का जिक्र करते हुए धर्म विशेष के खिलाफ नफरती बयानबाजी की है। सुनिए नीतीश राणे ने अपने नए बयान में अब क्या कहा। हमेशा पुलिस लोग के ऊपर ही हाथ उठाने का क्यों आंदोलन होता है? ये जिहादों के माध्यम से तो जब औरंगजेब की कब्र को हम हटा रहे हैं तो इनको तो कब्रों में गाड़ने का काम करेंगे। जो हाथ हमारे पुलिसों के ऊपर उठाए, अभी उनको पाकिस्तान का अफवाह याद ध्यान में आएगा। इस तरीके का एक्शन हमारे देवा के सरकार के माध्यम से होगा।
जिन लोगों पे FIR हो रही है, कल की घटना में सम्मिलित थे, उन सब के घरों का नष्ट किया जाए। शुरुआत वहीं से हुई है, आग लगाई उधर से। औरंगाबाद को बड़ा करने का काम ये उनके ही चेले चपेटे ने किया है ना, उसका ही रिएक्शन आ रहा है। अभी वो आदमी जी को अपने घर पे बुला के सत्कार करने वाले लोगों को पूछो क्या है, वो उनको पूछना चाहिए, ऐसे आदमी को तुम बड़ा क्यों करते हो। पाकिस्तान के अब्बा याद आएंगे। विश्व हिंदू परिषद के नेताओं को तो छोड़िए, लेकिन सरकार में मंत्री होने के नाते नीतीश राणे की जिम्मेदारी बनती है कि लोगों से शांति की अपील करें। हिंसा वाले इलाकों में जल्द से जल्द हालात सामान्य करने की कोशिश की जाए। बजाय इसके वो फिर से लोगों को उकसाने वाले बयान दे रहे हैं, जो आपने अभी सुना भी। हाथ तोड़ने की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान का तक जिक्र कर रहा है। दूसरी तरफ शिवसेना, उद्धव गुट से लेकर कांग्रेस तक सब हिंसा को लेकर फडणवीस सरकार के खिलाफ आक्रामक हैं। कह रहे हैं कि ये महाराष्ट्र को मणिपुर बना रहे हैं। उद्धव ठाकरे सीएम फडणवीस के बयान से संतुष्ट नहीं है और इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। कुल मिलाकर हिंसा को लेकर महाराष्ट्र से दिल्ली तक सियासी गलियारों का तापमान बढ़ गया है। औरंगजेबाबद्दलचा जो काही राग आहे तो रागही खूप मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी बाहेर येतोय। या सगळ्या गोष्टी आपल्या ठिकाणी असल्या तरी मला असं वाटतं की महाराष्ट्रात कायदा आणि सुव्यवस्था राखणं हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे। अब इनके कार्यकाल में वहाँ डबल इंजन सरकार है ना, महाराष्ट्र में और केंद्र में, तो डबल इंजन सरकार की असफलता है। और अगर ये सरकार असफल है तो इन्होंने इस्तीफा देना चाहिए। अशांति फैलाना, कम्युनल राइट करना, ये सब सोचकर समझकर जो काम कर रहे हैं समाज कंटक, उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कभी भी ऐसी घटना होती है तो पहला रिपोर्ट सीएमओ को आता है, सीएम के मोबाइल फोन पे आता है, होम डिपार्टमेंट भी आता है, दोनों डिपार्टमेंट्स उनके साथ है। क्या उनको पता नहीं था ये होने वाला है? मेरा अंदाज यही है कि भाजपा को महाराष्ट्र का मणिपुर करना है। जिस प्रकार से ये वारदात हुई है, वहाँ पर ईंटें हैं, वहाँ पर जो पत्थरबाजी हुई है, निश्चित है कोई पूर्व तैयारी के बिना इतनी बड़ी हिंसा नहीं हो सकती। सरकार की जिम्मेदारी है, ये सरकार की गलती है, इंटेलिजेंस की फेलियर है। उस जगह जहाँ से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आते हैं और ये जो वायलेंस हुआ है हमारे केंद्र मंत्री के घर के करीब है पूरा, ये बड़ी गलत बात हो रही है। ऐसा कोई घटना इतनी बड़ी नहीं हुई है कि जिससे कोई विपक्ष को इतना ज़्यादा शोर मचाना चाहिए, बल्कि उनका काम है कि लोगों को शांति बनाए रखने के लिए अपील करके साथ देना चाहिए सरकार का। ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का अपना गृह क्षेत्र है। साफ साफ दिख रहा है कि कानून व्यवस्था का गला उन्होंने खुद अपने हाथों से घोटा है, क्योंकि प्रदेश का गृह मंत्रालय भी तो वही संभालते हैं। औरंगजेब को इतिहास के पन्नों से इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी ने जिंदा किया, जिससे नागपुर जैसे शहरों में सांप्रदायिकता की आग को लगाया जा सके, उसको भड़काया जा सके। दुखी हूं मैं कि आज वो नागपुर जहां कभी भी सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए, सब भाई भाई की तरह से रहते थे, उस नागपुर में इतना बड़ा फसाद हो गया। देश को आगे बढ़ाना है तो आपस में लड़ाई नहीं होना चाहिए। विपक्ष के आरोपों के बीच सरकार कह रही है कि नागपुर हिंसा के पीछे सुनियोजित साजिश है। मतलब उपद्रवियों या शरारती तत्वों ने इसके लिए पहले से प्लानिंग कर रखी थी। वो बस एक मौके की तलाश में थे। जैसे ही उन्हें मौका मिला, हिंसा का खेल खेल दिया गया। हिंसा के बीच पत्थरों से भरा ये ट्रक बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा है। आखिरकार कुछ ही घंटों में इतने पत्थर कैसे जमा किए गए? इसके अलावा उपद्रवियों के जो चेहरे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुए हैं, स्थानीय लोगों के मुताबिक वो लोग भी यहाँ के नहीं हैं। हिंसा से पहले कभी भी उन्हें इस इलाके में नहीं देखा गया। बाहर के तत्व हमारे मेरे मोहल्ले के कोई नहीं था। अफ्तारी के बाद में कुछ बाहर के लोग आए हुए थे, है ना। मैं कैसे एक्चुअली अगर यहाँ का रहता तो मैं ईमानदारी से बता देता आपको। ये बाहर के लोग आए हुए थे तो सर इन लोगों ने माहौल बिगाड़ के रखे यहाँ का। इसके अलावा स्थानीय बीजेपी विधायक प्रवीण दटके भी दावा कर रहे हैं कि हिंसा की घटना पूर्व नियोजित दिख रही है। प्लानिंग कर जो कुछ हुआ है, आगजनी हुई है, 50 गाड़ियां जली है, लोगों के घर तक घुसे हैं, महिलाओं से गंदे गंदे भाषा में बात हुई है,
पहले दुकानों पे से, घरों पे से सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए। नसीब है कि उनके डीवीआर अंदर है। सब प्लानिंग के तहत हुआ ऐसा दिख रहा है और पुलिस ने कड़क कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसी मेरी मांग है। स्थानीय विधायक से लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे तक साजिश की बात से इनकार नहीं कर रहे। संध्याकाळी काही लोकांनी जाणीवपूर्वक अशा प्रकारचा हल्ला केल्याचं या ठिकाणी लक्षात येत आहे। याचं कारण जवळपास एक ट्रॉली भरून त्या ठिकाणी दगड मिळालेले आहेत। गाड़ियां जलाई और एक ऐसे जगह पर उनकी गाड़ियां 100-150 पार्क होती थी, वहां मोमिनपुरा में एक भी गाड़ी खड़ी नहीं की। इसका मतलब ये होता है कि ये पूर्व नियोजित साजिश थी क्या, इसकी भी पुलिस तफ्तीश कर रही है। सुनियोजित साजिश का जो आधार बताया जा रहा है उसके मुताबिक कैसे कुछ ही घंटों में सैकड़ों उपद्रवियों की भीड़ जुट गई, कैसे एक ही पैटर्न पर अलग अलग इलाकों में हिंसा शुरू हो गई। कुछ इलाकों में चुन चुनकर दुकानों और मकानों को टारगेट करने की बात भी सामने आ रही है। लेकिन अगर सुनियोजित हिंसा वाली थ्योरी में दम है तो एक बार फिर सवाल महाराष्ट्र की पुलिस पर है। क्यों उसे साजिश की जरा से भी भनक नहीं लगी? क्या उसे हिंसा का कोई इंटेलिजेंस इनपुट नहीं था? कांग्रेस नेता नाना पटोले ने भी यही सवाल पूछे हैं। अगर पूर्व नियोजित ये घटनाक्रम है और नागपुर शहर में है तो इनकी पुलिस सोई थी, इनका गुप्तचर सोया था, इनको पता नहीं था। खुद ही मुख्यमंत्री उस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं और इसलिए गलती किसकी, ये बात का इशू है, लेकिन पुलिस का फेलियर उसमें सामने आता है। सरकार जिस सुनियोजित थ्योरी का हवाला दे रही है, विपक्ष को उस पर जरा सा भी भरोसा नहीं है। अब इसको लेकर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव की आशंका नजर आ रही है। जो लोग औरंगजेब के नाम पर लोगों को आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं, देश का माहौल बिगाड़ने की साजिश रच रहे हैं, उनके लिए राहत इंदौरी साहब का एक शेर है। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। उन दुकानों को निशाना बनाया गया जहां पर सीसीटीवी फुटेज लगाए गए थे ताकि तस्वीरें कैद ना हो सके। तस्वीरें आपको हंसापुरी इलाके की दिखाते हैं। ये सड़क के किनारे ये जो बाइक आपको नज़र आ रही है, लगभग 6 से 7 या कम से कम हम कहें आधा दर्जन से अधिक बाइक हैं जिनको आग के हवाले कर दिया गया। और दंगाई जब यहाँ पर आए तो उन्होंने पत्थरबाजी भी की, घरों पर पत्थरबाजी की और फिर घरों और दुकानों के सामने जो वाहन खड़े थे, बाइक खड़े थे, उनको आग के हवाले कर दिया, तोड़फोड़ किया। कम से कम 15 से 25 टू व्हीलर जलाए इन लोगों ने और सब मुँह पे कपड़ा बांध के थे इन लोग और प्री प्लान आए थे इन लोग। अब लाके प्लानिंग की हुई दिख रही है सर। कितनी देर बाद पुलिस तो फोन करे, पुलिस घंटे भर बाद आई। कितने लोगों ने, मैं अकेला नहीं, पूरे मोहल्ले के लोगों ने फोन किए उनको। पुलिस की एक भी टीम नहीं आने को तैयार है, ना कोई एक व्यक्ति आने को तैयार। उल्टा बोलते हैं, हम क्या करें, सब तरफ हमको देखना है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पुलिस अधिकारी गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। नागपुर यानी महाराष्ट्र का वो शहर जहां मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का घर है, वो शहर जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस का मुख्यालय है। जिस जगह पर नागपुर में हिंसा भड़की वो आरएसएस मुख्यालय से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है। यानी नागपुर के वीआईपी इलाके के पास हिंसा भड़की, लेकिन किसी को इसकी भनक नहीं लगी। नागपुर हिंसा के मामले में 47 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 11 थाना क्षेत्रों में अब भी कर्फ्यू लागू है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि ऐसा लगता है कि हिंसा सुनियोजित थी, लेकिन सवाल यह है कि अगर हिंसा की प्लानिंग पहले से ही थी तो पुलिस का सिस्टम सोया क्यों था? अगर सब कुछ सुनियोजित साजिश का हिस्सा था तो खुफिया तंत्र को खबर क्यों नहीं लगी? नागपुर हिंसा की कई तस्वीरें सामने आई हैं जो दंगाइयों की पोल खोल रही हैं और हम उन्हीं तस्वीरों का पोस्टमार्टम कर देश को दिखाने जा रहे हैं कि नागपुर के वो नासूर कैसे कानून की धज्जियां उड़ा रहे थे और उन्हें घंटों तक रोकने वाला कोई नहीं था। रुको! मत मारो, पुलिस आ गई, पुलिस आ गई। ये पब्लिक जमा हुई तो यहाँ पे बॉन फायर कर दिए है
तो खतरा हुआ इनके ऊपर, ये देखो आया, ये बॉन फायर आया, ये ऐसा कर रही है पब्लिक पे। कुछ मिनटों के लिए नहीं बल्कि सोमवार शाम से नागपुर घंटों तक हिंसा की आग में जलता रहा। या हटो, हटो। घंटों तक दंगाई उत्पात मचाते रहे। आम लोगों से लेकर पुलिस फोर्स तक को अपना निशाना बनाते रहे। पुलिस अधिकारी गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। ये नागपुर के जोन 5 के डीसीपी हैं निकेतन कदम, जिनके आप देख सकते हैं कि वो कितनी बुरी तरीके से जख्मी हुए हैं। वो दंगाई कौन थे जिन्हें डीसीपी पर कुल्हाड़ी से हमला करने पर भी रत्ती भर खौफ न हुआ? काफी लोग आए थे एक सरी के बहुत लोग आए थे एक साथ में पूरा, और मजमा का मजमा आया था पूरा। बहुत सारे लोगों के चेहरे ढके हुए थे, ऐसे ढक के जो पत्थर मार रहे थे। सबके हाथों में पूरे चेहरे में पैक थे, उन लोग के पूरे अपने अपने चेहरे ढके हुए थे, हाथ में तलवार, डंडे, बोतलें थी। हिंसा की चिंगारी कहां से भड़की थी जिसके बाद उपद्रवियों के सिर पर खून सवार हो गया था? उनके हाथ में तलवारें भी थी सर, ये देखिए तलवार से तोड़ा है, पूरा तलवार से तोड़ा है, और ईंटें पत्थर और खिड़की के कांच भी फूटी है ऊपर की। आज नागपुर खुद बताएगा कि उसने सोमवार की काली रात कितना खौफनाक मंजर देखा। ये पूरा सामने का फ्रंट तोड़ दिया, साइड के ग्लास तोड़ दिए, ये बाजू का ग्लास तोड़ दिए। 2 व्हीलर पे घुसे थे, कोई पैदल आ रहे थे, कोई ये गली से आए, कोई सामने वाले गली से आए। क्या उन लोगों ने पूरा यहाँ पे पूरा नुकसान कर दिया। ये देखिए पूरा पीछे से आइए थोड़ा सा। सवाल ये है कि नागपुर को जलाने वाली भीड़ अचानक कहां से आई थी? यहाँ पर चुन कर खास लोगों के घरों को नुकसान पहुंचाया गया, उनको गाड़ियां जलाया गया और बहुत ही गंदी बातें बोले गई। हाथों में लाठी, डंडे और बोतलों में पेट्रोल कहां से आया था? ऐसा कर रही है पब्लिक पे। इधर पत्थर मारे, उधर पत्थर मारे, हाथ पे औजार, लठ हाथ पे, अंगार के वो बोतल पे अंगार लिए आके हम लोग देख ही रहे कि हमारे तरफ पे फेंकना चालू किया। हम लोग जैसे अंदर घर के गए, इधर गाड़ी आए, ऊपर में गाड़ियों को पूरा जला दिए। घर के अंदर पूरा धुआं हो गया है, दोनों गाड़ियां एक साथ जलाए उन लोग ने। हम लोग देख रहे थे कि वो खिड़की से हमने पाइप डाले कि थोड़ी गाने घर में अंगार नहीं पहुंचे करके, तो इनने थोड़ा सा दरवाजा खोले तो भड़ाभड़ ईंटें मारी है, इनके सिर में तीनों जगह फूट गया है सिर। ऐसे हर सवाल का जवाब आज तस्वीर देगी, वो तस्वीर जो नागपुर हिंसा की पोल खोल रही है। आपकी स्क्रीन पर मौजूद इस तस्वीर को गौर से देखिए। ठीक सामने आग की तेज लपटें दिखाई दे रही हैं, जबकि सड़क के दूसरी तरफ पुलिस फोर्स मौजूद है और बम फटने जैसी आवाज सुनाई देती है। ऐसा लगता है कि मानो पुलिस भी भौचक्की है कि आखिर ये बम कौन फोड़ रहा है, और आग की ऊंची उठती लपटें दहशत पैदा कर रही थी।
जमीन पर देख सकते हैं मेरे कि किस तरीके से बड़ी बड़ी ईंटें और बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो जब पुलिस यहाँ पहुंची तो उनके ऊपर फेंके गए होंगे। तो कहीं ना कहीं पुलिस को नुकसान पहुंचाने की मंशा से ये पत्थरबाजी जो है वो बड़े पैमाने पर इस इलाके में हुई थी। एकदम से किसी ने बोला कि ये भी तोड़ो, तो इन लोग ने दरवाज़ा तोड़ा। दरवाज़ा तोड़ के हम भागे, मैं ये गाड़ी के ऊपर गिरा। गाड़ी के ऊपर गिरने के बाद हम लोग अंदर गए। अंदर जाने के बाद हमारे को पकड़े, हम छुड़ा के ऊपर भागे घर में हम पैक हुए। यहाँ पे सब तोड़ा फोड़ी, मंदिर सब तोड़ा फोड़ी किया इन लोगों ने। अब आपके जहन में सवाल होगा कि आखिर जो हुआ वो कब और कैसे हुआ और इसकी शुरुआत कहां से हुई। तो इसके लिए हम शुरुआत एक तस्वीर से करते हैं। तस्वीरें सोमवार दोपहर की हैं, जब नागपुर और महाराष्ट्र के दूसरे शहरों में औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता जबरदस्त विरोध प्रदर्शन कर रहे वीएचपी ने तो राज्य सरकार को कार सेवा का अल्टीमेटम तक दे दिया था। आज शंखनाद किया है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, आंदोलन आगे बढ़ाएंगे। अंतिम परिणति संभाजीनगर कूच की रहेगी, कार सेवा की रहेगी। बाबरी ढांचे के खिलाफ जो आंदोलन किया गया था उस आंदोलन का उदाहरण कई नेता दे रहे हैं। फिर से वैसा आंदोलन हो सकता है, विश्व हिंदू परिषद वैसा आंदोलन कर सकती है। यदि इनको लगता है कि वैसा न हो तो सरकार निर्णय करे, कवर हटा दे, आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। दिन भर हिंदू संगठनों के प्रदर्शन होते रहे, लेकिन नागपुर में शाम होते होते क्या हुआ वो समझिए। दावा किया जा रहा है कि ये नागपुर हिंसा से जुड़ा पहला वीडियो है, जब औरंगजेब की प्रतीकात्मक कब्र को लेकर कुछ हिंदू संगठन प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन इस दौरान धार्मिक वस्तुओं के साथ प्रदर्शन हुआ, जिसे लेकर बाद में कई तरह की अफवाहें उड़ाई गई। जो स्टेटमेंट्स महाराष्ट्र के सरकार के मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर तरफ से आ रहे हैं, गवर्नमेंट प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स दे रही है, उसका कंडेम करता हूँ वायलेंस का। कई तस्वीर किसी बादशाह के बनाकर जलाए पूरे महाराष्ट्र में, कोई रिएक्शन नहीं हुआ। सरकार की जिम्मेदारी है, ये सरकार की गलती है। अब आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये वीडियो नागपुर में दंगा शुरू होने से ठीक पहले का है, जब दोनों गुट आमने सामने आ चुके थे। एक तरफ नमाज के बाद निकले लोगों की भीड़ थी, तो दूसरी तरफ औरंगजेब की कब्र को लेकर प्रदर्शन कर रहे बजरंग दल और वीएचपी के कार्यकर्ता थे, और दोनों तरफ से जमकर नारेबाजी हो रही थी। और यह है तीसरी तस्वीर, जब नारेबाजी के बाद चौराहे पर सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए थे। पुलिस वहां मौजूद थी। बावजूद इसके औरंगजेब विवाद को लेकर दोनों पक्ष बेहद आक्रोशित थे, और बताया जा रहा है कि इसी के बाद लोगों की भावनाएं भड़की। लेकिन सवाल यह है कि भावनाएं अगर अचानक भड़की तो हिंसा का सामान इतनी जल्दी कैसे जमा हो गया? अगर महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में सुबह से ही विरोध प्रदर्शन हो रहे थे तो पुलिस क्या कर रही थी? अगर नागपुर में दोनों गुट आमने सामने आ चुके थे तो वक्त रहते हिंसा को रोका क्यों नहीं गया? इस सवाल का जवाब उस तस्वीर से शुरू करते हैं जब दंगा शुरू हुआ। ये नागपुर हिंसा की गवाही देने वाली वो तस्वीर है जिसमें कुछ भी धुंधला नहीं है। हिंसा करने वाले और हिंसा कैसे हो रही है इसका पूरा ब्यौरा इन तस्वीरों में दर्ज है। वक्त रात 8:05:52। तस्वीरें नागपुर शहर के हंसापुरी इलाके की हैं, जहां एक गुट पहले दिखाई देता है और कुछ देर बाद जब ये गुट पीछे हटता है तो सामने से आक्रोशित भीड़ आती हुई दिखाई दे रही है। ये भीड़ पत्थरबाजी करती है और सड़क पर खड़ी गाड़ियों पर ताबड़तोड़ हमले करना शुरू कर देती है। अब 17 मार्च को रात 8:05:13 की तस्वीर देखिए, जब दोनों तरफ से पत्थरबाजी होती हुई दिखाई दे रही है। एक महिला घर का दरवाजा खोलकर झांकती है, लेकिन जैसे ही दूसरी तरफ से भीड़ आती दिखती है, वहां का मंजर बदल जाता है। सड़क पर खड़ी गाड़ियों के साथ तोड़फोड़ होने लगती है।
तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये वो उस इलाके में खड़ी कार है जहां पे ये दंगा नहीं हुआ था, उससे कुछ दूरी पर स्थित ये कार है और इस कार को यहां पर इस तरीके से जला दिया गया। ये पूरा इलाका जो है ये भालदारपुरा के पास स्थित इलाका है और यहां पर इस तरीके से इस कार को जलाया गया है और सामने तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि ये पूरी गली है जहां पर बड़े पैमाने पर जो नागरिक हैं, निर्दोष लोग हैं जो अपने अपने घरों में थे और उनके वाहन घर के बाहर खड़े थे, उनका बड़े पैमाने पर नुकसान किया गया है। ये जो टू व्हीलर है ये जो दंगा करने आए हुए लोग थे उनकी टू व्हीलर है और उन्हें इस जगह पर छोड़कर भागना पड़ा। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से पूरी तैयारी के साथ कुछ लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे और इस तरीके से टू व्हीलर पर बैठकर जो कुछ लोग हैं वो अलग अलग बस्तियों में घुसे थे और हमला किया गया था। गाड़ियों के शीशे चकनाचूर हैं और देखिए कैसे गली के अगले छोर पर आग की लपटें दिखाई दे रही हैं। अगली तस्वीर सोमवार रात 9:33 की है, जब हिंसा शुरू होने के करीब 1.5 घंटे बीत चुके हैं और पुलिस दिखाई दे रही है। बावजूद इसके दंगाई रुकते नहीं। आपकी स्क्रीन पर मौजूद सीसीटीवी की ये तस्वीर सोमवार रात करीब 11:30 बजे की है, जब सड़क पर भीड़ दिखाई दे रही है। कुछ चेहरे नकाब से ढके हुए हैं और उनके हाथ में लाठी डंडा भी दिखाई दे रहा है। अचानक भीड़ सड़क किनारे खड़ी 2 गाड़ियों को निशाना बनाना शुरू कर देती है और जैसे ही इन्हें लगता है कि उपद्रव सीसीटीवी में दर्ज हो रहा है, उसे डंडे से तोड़ दिया जाता है। तो ये देखिए हर दुकान पे एक चीज़ हमने पाई है, हर दुकान पर सड़क के किनारे जहाँ जहाँ पर कैमरे सीसीटीवी के लगे हुए थे उनको तोड़ने का, उनके वायर को खींचकर तोड़ने का काम यहाँ पर नज़र आया है। ये वायर टूटकर नीचे लटका हुआ है सीसीटीवी। तो इस प्रकार से जिन जिन दुकानों के बाहर सीसीटीवी लगे हुए थे वहाँ पर नुकसान पहुँचाया गया। यहाँ एक सीसीटीवी था, ये देखिए यहाँ सीसीटीवी तोड़ दिया गया, उसका निशान यहाँ पर आपको नजर आएगा। यहाँ सीसीटीवी लगा हुआ था। पहले सब कैमरे टूटे, बाद में चुन कर वहाँ तक, उनके घर तक, उनके अंदर तलवार ये सब दिख रहा है। पूरा वेल प्लान सारा विषय दिख रहा है। जिन 2 गाड़ियों पर उपद्रवी लाठी और पत्थरों से हमला कर रहे थे, ठीक उसी जगह पर पहुंचे एबीपी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय सिंह। कितने बड़े बड़े पत्थर का उपयोग किया गया। इतने बड़े पत्थर अगर किसी व्यक्ति को लग जाए जो जिसे उठाना ही भारी है, तो ऐसे पत्थरों का उपयोग करके संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया, लोगों पर हमला किया गया। देखिए यहाँ पर किस प्रकार से वाहन को नुकसान पहुंचाया गया। बड़े बड़े पत्थर से गाड़ियों को फोड़कर संपत्ति भी लूटने का प्रयास किया गया। पत्थरबाज थे, दंगाई थे, उपद्रवी थे, वो बड़ी तैयारी के साथ आए थे, नकाबपोश थे, हाथों में उन्होंने लोहे का सरिया रखा हुआ था, बड़े बड़े पत्थर रखे हुए थे। जरा इस देखिए, आप जहाँ भी नजर दौड़ाएं आपको इतने बड़े बड़े पत्थर आपको नजर आएंगे। इतने बड़े बड़े पत्थर अगर किसी व्यक्ति को लग जाए तो आप कल्पना करिए कि उसे कितना ज्यादा गंभीर चोट लग सकती है। कि इस गाड़ी को भी इसी प्रकार से नुकसान पहुंचाया गया, काफी ज्यादा क्षतिग्रस्त हो गई है और ऐसे 1-2 नहीं दर्जनों गाड़ियां आपको इस इलाके में नजर आ जाएंगी, इस सड़क के किनारे नजर आ जाएंगी। थोड़ा आगे लेकर चलते हैं। यहाँ देखिए ये घर के बाहर गाड़ी पार्क की गई थी, इसे पत्थरबाजों ने या दंगाइयों ने इसे नुकसान पहुंचाया, इस तोड़ दिया। पत्थर के साइज भी इतने बड़े हैं कि आप देखिए कि एक इंसान उसको उठा नहीं पाएगा। एवरीथिंग इज प्लान्ड हो गई है। करीब 100 से 150 लोग जवान लोग थे और वो उन्होंने यहाँ पे हमला किया था। सब लोगों ने स्कार्फ लगा के रखे थे और हमारी गाड़ी के ऊपर बहुत मतलब ऐसे पथराव कर रहे थे पूरे, और घर के ऊपर भी पथराव कर रहे थे, पूरा कांच वाच फोड़ दिया। हिम्मत नहीं हो रही थी कि घर के अंदर जाए, भाई कुछ आराम से, दिल धड़ धड़ कर रहा था कि कभी कुछ हो न जाए। इलाके के लोगों का गुस्सा पुलिस के देर से आने पर है, लेकिन सच्चाई ये है कि दंगाइयों ने पुलिस तक को घेर लिया था। ये नागपुर में जोन 5 के डीसीपी निकेतन कदम हैं, जिनके हाथ पर दंगाइयों ने कुल्हाड़ी से वार किया था। जो वहाँ पे मौजूद इंसान था उसके पास कुल्हाड़ी थी, उसने कुल्हाड़ी से वार किया और वो हाथ पे लगाया। इट्स अ डीप इंजरी, बट हमारी सब टीम जो है वहाँ से बहुत सेफली बाहर निकल के आई और उसके बाद नागपुर पुलिस ने अंडर द लीडरशिप ऑफ सीपी सर रविंद्र सिंगल सर, हमने पूरी स्थिति पे भी बहुत अच्छी तरह से नियंत्रण भी पाया है। ठीक आहे, तुम्ही चांगलं तिथे समोर गेलात आणि सगळ्याचा सामना केला, त्याबद्दल तुमचं अभिनंदन आहे आणि आम्ही सगळे तुमच्या पाठीशी आहोत आणि लवकर तुम्ही ठीक व्हावं अशी आमची प्रार्थना आहे आणि अशाच प्रकारे नेहमी तुम्ही चांगलं काम कराल अशी बिल्कुल ईश्वरचरणी प्रार्थना है। सबसे ज्यादा चर्चा उस इलाके की हो रही है जहां हिंसा
भड़की। नागपुर के महाल इलाके में दंगा हुआ है। वो संवेदनशील इलाका है क्योंकि दंगे वाली जगह से संघ के मुख्यालय से लेकर मुख्यमंत्री फडणवीस का निजी आवास तक बेहद करीब है। ये इलाका कितना महत्वपूर्ण है समझा रहे हैं एबीपी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय सिंह। यहाँ से आरएसएस का मुख्यालय भी बेहद नज़दीक है। जहाँ आपको सफ़ेद रंग का पुलिस की गाड़ियों का काफिला नज़र आ रहा है, वहाँ पर आरएसएस का दफ्तर है। वहीं मोहन भागवत निवास करते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इस वक्त नागपुर से हैं, देवेंद्र फडणवीस। उनका निवास इस जगह से यानी दंगे वाली जगह से महज 5.5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। इतना ही नहीं, नागपुर के पुलिस आयुक्त का दफ्तर 6 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी ये इतना सेंसिटिव इलाका है कि अगर दंगा फैलता तो ऐसे संवेदनशील जगहों पर भी दंगाई पहुंच सकते थे। आखिर में हम आपसे यही कहेंगे कि अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान न दें, शांति बनाए रखें, क्योंकि भाईचारा कायम रहना बेहद जरूरी है। तो मुझे भारत की बात पे दीजिए इजाजत। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।